नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको धन्यवाद बोलेंगे क्योंकि आप हमारे इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। हम अपने नए व्यूअर से निवेदन करेंगे कि वो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना नहीं भूलेंगे। इसी के साथ आइए देखते हैं कि हम लोग आज आधुनिक इतिहास में, भारत के आधुनिक इतिहास में IAS, PCS, RO, ARO, BO व अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए जिसमें ऑब्जेक्टिव बेस प्रश्न आते हैं उस पर चर्चा करेंगे। टॉपिक आज आपका होगा भारत में फ्रांसीसी कंपनी का प्रसार। दोस्तों, यहाँ से एक प्रश्न निश्चित रहता है। यह यूनिट काफी कंफ्यूजन भरा है, इसीलिए इस पर हम बार बार कह रहे हैं कि काफी कंफ्यूजन भरा है। यहाँ से एक प्रश्न निश्चित रहता, आप देखेंगे भी, पेपर भी सॉल्व करेंगे। बहुत सारी बातें हम आपसे कर चुके हैं और करते भी रहेंगे। सबसे पहली बार फ्रांसीसी कंपनी या फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में व्यापार करने के लिए या दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए कंपनी ऑफ द ओरिएंटल के नाम से, ध्यान रखिएगा, कंपनी ऑफ द ओरिएंटल, कंपनी ऑफ द ओरिएंटल, ठीक है, ओरिएंटल के नाम से 1664 में स्थापित की गई। या ऐसे आपसे पूछ लिया जाए, पूछा जाता है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1664। फिर यही एक प्रश्न बन जाता है, जिस समय फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय वहां का शासक कौन था? अगर वहां का शासक कौन था तो भारत का शासक कौन था? लुई 14वें के शासनकाल में उनके मंत्री कोलबर्ट के सहयोग से सबसे पहले 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। इस समय यहां शासक थे लुई 14वां। अपने मंत्री कोलबर्ट के सहयोग से। ध्यान देने योग्य बात यह है, यह एक व्यापारिक कंपनी थी। उससे बड़ी बात यह है कि यह एक सरकारी कंपनी थी। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा कारण ऐसा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आगे बढ़ती गई और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी गर्त में होती चली गई? क्या कारण है? कारण यह है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी निजी कंपनी थी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी सरकारी कंपनी थी। वहां व्यापारियों की निष्ठा अपने व्यापार को बढ़ाना था, लाभ कमाना था। लाभ तो यहां भी था, लेकिन यहां लूट घसोट ज्यादा था। इसलिए इसके सफलता के पीछे इसका निजीपन और उसके साथ अन्य बातें थी। अब प्रश्न उठता है कि भारत में व्यापार करने के लिए कौन सबसे पहले आया? जैसे आप देख रहे हैं 1664 में स्थापित हुई, तो 1667 में फ्रैंको कैरो, ध्यान रखिएगा, फ्रैंको कैरो इस्फहान निवासी मरकारा, ठीक है, मरकारा के साथ आया। वहां कौन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, पुर्तगालियों के साथ, प्रथम कंपनी के साथ, अब्दुल मुनीद वास्को ड गामा के साथ। उसी प्रकार से फ्रैंको कैरो के साथ इस्फहान निवासी मरकारा आया, उनके साथ। और सबसे पहली कंपनी 1668 में, ध्यान रखेंगे, 1668 में, ये 1668 यहां लिख देते हैं, 68 में सूरत में स्थापित की गई। सूरत में स्थापित की गई 1668 में फ्रैंको कैरो, ध्यान देंगे। और यहीं पर कंफ्यूज कहां से आप होते हैं? सूरत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुई? 1613 में। और इसके एक साल बाद तुरंत ये मछलीपट्टनम में, ध्यान रखें, मछलीपट्टनम में, या ऐसे कहें पूर्वी घाट पर द्वितीय, भारत की द्वितीय
पूर्वी घाट की प्रथम, ठीक है। भारत की द्वितीय बस्ती मछलीपट्टनम में फ्रेंच बस्ती बसाई गई। यहां से दो तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। पश्चिमी घाट की प्रथम सूरत, पूर्वी घाट की प्रथम मछलीपट्टनम, ठीक है। भारत की प्रथम सूरत, भारत की द्वितीय। फिर उसके बाद इसी पूर्वी घाट पर सेंट थोमे, अति महत्वपूर्ण घटना है, ठीक है। सेंट थोमे 1672 में फ्रांसीसी बस्ती बनी। 1701 में पांडिचेरी को फ्रैंको मार्टिन ने बसाया। फ्रैंको मार्टिन, फ्रैंको कह रहे हो, फ्रैंको मार्टिन आपको कंफ्यूज कर सकता है। फिर 1773 में, या ऐसे कहें, पांडिचेरी समस्त फ्रांसीसी बस्ती का मुख्यालय बन गया। रही बात बंगाल की, अब हम भारत की बात करते हैं। अगर हम बंगाल की बात ना करें फ्रांसीसी बस्ती की तो अच्छा नहीं होगा। तो बंगाल में सबसे पहले फ्रांसीसी बस्ती की स्थापना 1674 ईस्वी में मुगल सूबेदार शाइस्ता खान ने किया, ध्यान देंगे। और यहाँ जो अति महत्वपूर्ण है, चंद्रनगर को सबसे पहले 1690-92 में एक कोठी के रूप में विकसित की गई, जिसमें लेके किलेबंदी को लेकर यहाँ झड़पें हुई। और ध्यान रखेंगे, चंद्रनगर और चंद्रगिरी, चंद्रनगर बंगाल में है, चंद्रगिरी दक्षिण भारत में है, ठीक है। ये चंद्रगिरी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की कोठी रही और चंद्रनगर फ्रांसीसियों की कोठी रही। समय के साथ चंद्रनगर पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा भी हो गया था। अब आप देख रहे हैं माही और कारिकल भी पूर्वी घाट पर फ्रांसीसियों की बस्ती बसी। अब आपको क्या देखना है, एक बात आपको यही और समझ लेनी है, पूरे विश्व में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, या आप ऐसे कह सकते हैं फ्रांस और ब्रिटेन सदैव एक दूसरे के विरोधी रहे। जब कभी भी, ध्यान रखेंगे, जब कभी भी किसी भी कोने में, क्योंकि उपनिवेशवाद का दौर चल रहा था, जब कभी भी किसी भी कोने में फ्रांसीसियों में और ब्रिटिश हुकूमत में कहीं भी झड़प होती थी, ये दोनों कंपनियां, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, पूरे विश्व में जहां भी ये रहते थे, अपने आप बिना किसी से पूछे लड़ने झगड़ने लगते थे। और जिस मुकाम पर, जिस स्थिति में फ्रेंच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश हुकूमत दोनों आपस में समझौता या संधि कर लेते थे, तो जिस मुकाम पे इनका वार, इनका युद्ध, इनका झड़प, इनकी संघर्ष रहती थी, उसी मुकाम पर रुक जाती थी। ये सबसे बड़ा दोष रहा। अब आप देख रहे हैं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, मछलीपट्टनम में, सूरत में, पांडिचेरी में, सिंधथोमी में, माही कारिकल, चंद्रनगर, शाइस्ता, वो सारे बंगाल। फिर आप वहां देखे हैं हुगली, कलकत्ता, कासिम बाजार, सूरत, मछलीपट्टनम, ये सब चंद्रगिरी, ये सब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी बसती रही। दोनों कंपनियां साथ में हैं, व्यापार करने दोनों आई हैं, दोनों विरोधी हैं। अब इनमें व्यापारिक हितों को लेकर झड़प होगी और इसी में यहाँ के जो स्थानीय शासक हैं, चाहे वो मैसूर के हों, चाहे कर्नाटक के हों, चाहे हैदराबाद के हों, चाहे महाराष्ट्र के हों, चाहे बंगाल के हों, अवध, राजपूताना, कहीं के हों, ये सब इनके आपसी झगड़े में उलझ जाते थे। फलतः उसका लाभ उठाकर ईस्ट इंडिया कंपनी सामने आई। प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध, द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध, तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध, इन युद्धों के माध्यम से फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी में झड़पें हुई और फ्रांसीसी कंपनी गर्त में चली गई और ईस्ट इंडिया कंपनी आगे बढ़ती रही। अब हमें आगे आपको इन्हीं सब पर विवरण कर चर्चा करना है। प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध या द्वितीय, तृतीय, इस प्रकार से हम आगे आपको लेके चलेंगे। इनको देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।